देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन नैब के जो इस वक्त स्कैंडल सामने आया, जो साजिश सामने आई, उसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अंदर की कहानी क्या है और आपको ये बताएंगे कि इस साजिश में कौन कौन मुलव्विस है, तैयबा कौन है, फारूक कौन है, गैंग क्या है ये, और इनका तरीका वारदात क्या है और कितने केसेस में ये लोग मुलव्विस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन नैब के खिलाफ साजिश के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे साथ हैं। जुल्फ़िकार राहत साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये गैंग क्या है, कैसे बना और क्या कहानी है इसके पीछे, इनका तरीका वारदात क्या था, और ख़ासकर ये दो करैक्टर जो सामने आ रहे हैं, एक तैयबा और एक फ़ारूक, इनकी क्या कहानी है? उसामा, ये पूरा सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान है। पूरा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इस स्टोरी के ऊपर ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि इसी के ऊपर लिखा जा रहा है और इसी की वीडियोस और इसी हवाले से तबसरे और तज़किये जारी हैं। मैं इस कहानी के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, लेकिन कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, कुछ चूँकि इस मुल्क के अंदर आप पूरा सच नहीं बोल सकते, लिहाजा जितने सच की गुंजाइश है वो मैं आपके सामने पेश कर दूँगा। ये बेसिकली फ़ारूक नौल जंग शहर का रहने वाला एक शख्स है जिसका वालिद वहाँ टांगा रेड़ा चलाता था, गरीब आदमी था ये। और ये बचपन से इसका थोड़ा रिकॉर्ड इस तरह का था कि जब 14-15 साल की इसकी उम्र थी, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इसने अपने बाप को मार दिया। फिर उसके बाद इसने अपनी एक और अजीज़ा के हवाले से उसका भी मर्डर और उसके अगवा का इसके ऊपर इल्ज़ाम आया। फिर ये उसके बाद चूँकि इसकी शादी हुई गांव के अंदर, इसके बच्चे भी हैं, उसके बाद ये वहाँ से निकला और वहाँ से निकल के इसने फिर सफ़र लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, पिंडी की तरफ, कराची की तरफ किया। फिर तैयबा गुल नामी ख़ातून जो है उसके साथ इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के उसमें शवाहद ये कहते हैं कि उसमें मियाँ बीवी वाला तो शायद इशू नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये था कि हम मार दाड़ करेंगे, फ्रॉड शॉट करेंगे, जो भी करेंगे वो हमारे दरमियान तकसीम होगा। लेकिन शादी जो है वो लीगलाइज थी? शादी तो लीगलाइज थी। अच्छा, इसमें दोनों पूरी तरह से ट्रेंड है। तैयबा का बैकग्राउंड नहीं बताया आपने। तैयबा आईटी के हवाले से भी ट्रेंड है। तैयबा के घर की तस्वीर भी पहली दफ़ा आज हमारे प्रोग्राम के अंदर आ रही है कि वो किस घर के अंदर से वो शुरू हुई, ये घर की तस्वीर है, कहाँ से उसका आगाज़ हुआ, कहाँ से उसका स्टार्ट हुआ और वो ये सारे मामले में कहाँ तक पहुँची। इसमें उसामा साहब उस LLB की स्टूडेंट अपने आप को जाहिर करती है कि मैंने, किसी को कहती है मैंने लॉ किया हुआ है, किसी को कहती है मैं स्टूडेंट हूँ। ये दोनों ने मिल के एक गैंग ऑपरेट करते रहे, गैंग डेवलप किया जिसमें कुछ बाअसर लोग भी थे। ये 4-6 लोगों गैंग था। कुछ लोग इसमें इस वक्त के साथ साथ एक दो लोग दाएं बाएं हो गए, एक दो लोगों से इख्तलाफ भी हो गया। तो मशहूर लोग हैं या बस इन्हीं की तरह के, इन्हीं के कबील के हैं? इन्हीं तरह के ज़्यादा हैं, लेकिन जो पीछे लोग हैं, मिसाल के तौर पे इसमें FIA के कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ द वे इनके लिए जाते रहे, लोगों के ऊपर केसेस बनाते रहे। फिर कुछ पुलिस के अफसरान हैं, आज जो मुतासरीन थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें उन्होंने उन अफसरान के नाम भी ले लिए। कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। अच्छा, इसी तरह अभी की अगर हम बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि इस वक्त हालिया जो इनके ऊपर इल्ज़ामात, जो इनके ऊपर चीज़ें हैं सारी, क्या साबित भी कुछ हुआ है और कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ सजाएं भी इनको हुई हैं? क्योंकि ये उस तरफ जी 40 से ज़्यादा मुकदमात इनके ऊपर है और इसमें इनके बासर होने का आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार किए हैं। ये करते ये थे कि मिसाल के तौर पे एक डिफेंस की खातून है, शमशाद जहान उसका नाम है, एक सरदार आज़म है जो माल्टोन के अंदर रहते हैं। ये मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, आपसे 2-3 करोड़ रुपया हथिया लिया है, तो साथ 2-3 पर्चे करवा दिए। यानी पुलिस वाले भी रेडी होते थे, वो पर्चे दे देते थे, FIA वाले रेडी होते थे, वो पर्चे दे देते थे। मिले हुए थे आप मिले हुए थे, गैंग था। आप जब इनको परसू करते थे, इनके पीछे भागते थे कि हमारे साथ आपने फ्रॉड किया, तो पीछे से पर्चा करके आपको अंदर कर दिया जाता।
कोई झूठा सा इल्जाम लगा यानी के आप बजाय इसके कि इनकी पैरवी करके अपने पैसे वापस लें, अपनी जान बचाने की पड़ी। आपको अपनी जान बचाने की पड़ जाती इज्जत और थी, जान दोनों, और जान नहीं छूटती थी। अभी FIA का केस, वो खातून और उसके बच्चे भुगत रहे हैं। एक तरफ इन्होंने उसका घर बेचा, उसके बाद वो रोड रोल के बेचारी थक गई। उसके बाद ये सारे मुतासरीन चेयरमैन नैब को मिले, इन्होंने जाके ये सारी कहानी उनको बताई। बल्कि आप हैरान होंगे कि ये गैंग इतना बासर था कि IG पंजाब से एक ऐसा लेटर भी इन्होंने जारी करवा लिया, जिस लेटर में ये लिखा हुआ था कि इनके सारे मुकदमे जो पिछले हैं वो फारग, और आगे इनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं हो सकता आइंदा के लिए भी, आइंदा के लिए। कोई गुनाह करें, कोई जुर्म करें, मर्जी ना करें। यानी आप हैरान होंगे, मैंने जब वो लेटर देखा मेरे ये पास आप मौजूद है। IG साहब के बारे में बात कर रहे ये हैं या एडिशनल उनको? IG है, बाबर वक्त एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने जारी किया, लेकिन IG के बिहाफ के ऊपर जारी किया। सर वो मुलव्विस है इसके अंदर, क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता मुलव्वस है कि नहीं मुलव्वस, लेकिन सवाल ये है कि ये तो आजकल तक मैंने ये तो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा स्टे दे सकती है, लेकिन अगर पुलिस की अथॉरिटी इस तरह का लेटर जारी कर दे कि जिसमें हार्डकोर क्रिमिनल्स के बारे में आप ये लेटर जारी करो। माजी के तो ठीक है सर, समझ में आती है कि माजी का भी नहीं, यहाँ तो 13 सर चले कर लें, यहाँ तो आप नजायज कर लें, भाई, लेकिन आप फ्यूचर कैसे किसी का प्रेडिक्ट कर सामान सकते हैं? नजायज असले का मुकदमा हो तो उसके अखराज का भी एक प्रोसेस है, 420 का मुकदमा हो उसके अखराज का भी एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, बाअसर लोग पीछे थे, किसी ने सिफारिश की, वो लेटर जारी हो गया। तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आप इसमें पुलिस FIA दोनों को शामिल कर रहे हैं कि लेटर मेरे पास मौजूद है, जिसने देखना है गैंग के हिस्सा थे वो लोग। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि हिस्सा है, लेकिन उन्होंने लेटर जारी किया। मैं तो यही रहा इससे नहीं लग रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन बातें तो और बहुत सारी हैं मतलब जिसमें आपको कहीं कुछ लगेगा। अब मैं तो खुल के बता रहा हूं कि देखें, सामने आ रही है ये पुलिस का जो लेटर जारी हुआ, इस पे बड़ी हैरानगी का इज़हार। मैं उसको पढ़ा तो मैंने कहा शायद नकली है, मैंने जब चेक किया तो पता चला ये असली है। उसके बाद मैं चौंका, मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कोई गैंग है। अच्छा, लेकिन सर जब चेयरमैन आपके पास ये लोग गए, मुतासरीन इन्होंने तो वहां से जाके क्या हुआ? इन्होंने जाके चेयरमैन साहब के सामने ये सारे सबूत इस फ्रॉड गैंग के रखे। इन्होंने कहा कि ये गैंग एक ऑपरेट कर रहा है, जो नैब का भी नाम इस्तेमाल करता है। मुतासरीन सारे, ठीक है। ये मुतासरीन ने बाकायदा ये वीडियोस लेके गए, ऑडियोज लेके गए, जो जो इनके सबूत थे इस फ्रॉड गैंग के। चेयरमैन साहब ने इस पर एक्शन किया, और एक्शन लेते हुए उन्होंने तैयबा और फारूक नौल दोनों को रावलपिंडी से बाकायदा तौर पे गिरफ्तार करवाया। जब ये गिरफ्तार हुए, वो भी एक अजीबोगरीब स्टोरी है, लेकिन गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद ज़ाहिर है इनके ऊपर केस चला। अब ये केस चलते चलते उसकी स्टेज ये आई कि फारूक नौल इस वक्त कोट लखपत जेल में है, इनके ऊपर रेफरेंस बन चुका है। तैयबा चूँकि खातून थी और उसने ड्रामा ये किया कि वो LLB की स्टूडेंट है और उसने कुछ पर्चे देने हैं, इस तरह की कुपली ली कोर्ट के अंदर, जो मैंने चेक किया, और वहां से उसकी जमानत हो गई। नहीं, लेकिन क्या वाकई वो स्टूडेंट थी LLB की? ये इसके मेरा ख्याल है कि वो भी कुछ स्लिप उसने वहां पेश की, वो मैंने जो तहकीक करवाई है वो भी मुझे फ्रॉड लगा। अच्छा, वो भी 2 नंबर है। अच्छा, जब इसकी बेल होती है तो बेल के दौरान जमानत के बाद ये पब्लिकली सारे लोगों के सामने एक धमकी दे के वहां से जाती है कि मैं अब देखूंगी पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऑन रिकॉर्ड। वहां कोर्ट के अंदर खड़े होके वकीलों ने, एक वकील ने मुझे बताया कि ये तो वहां पे कह के गई थी खातून, और नैब के कुछ लोग भी इस बात की तस्दीक करते हैं, उनकी मौजूदगी में उसने कहा। तो प्लान है फिर तो ये सारा ड्रामा। और अब ये आगे क्या हुआ कि जब मोहतरमा वहां से रहा होती हैं, कहने वाले ये कहते हैं कि उस वक्त उसका को बाअसर लोगों के साथ रब्ता था, और कुछ लोगों ने, ऐसे लोग जिनके केसेस नैब के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इन दोनों से रब्ता किया। बल्कि एक तीसरी बात सामने आई है जो बड़ी खौफनाक है, वो ये है कि आज जो मुतासरीन, इस गैंग के जो मुतासरीन है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि इसका कोई मास्टर माइंड है पीछे, और मास्टर माइंड पाकिस्तान से बाहर भाग चुका है। हुआ ये था कि इनके पास ये वीडियो सही है गलत है जो भी है, मुबैना तौर पे जो वीडियोस ऑडियोस थी, ये इन्होंने ज़ाहिर बाहर किसी मास्टर माइंड के पास होंगी। मास्टर माइंड ने कहीं पे किसी से कुछ पैसे का लेन देन करके कुछ सौदा किया, बड़े बाअसर लोग इस सारे गेम में शामिल हो गए। उसके बाद उस गैंग ने और वो बाअसर लोगों ने, जिनके केसेस नैब के अंदर मौजूद थे, चेयरमैन नैब को दबाव में लाने के लिए एक पूरा प्लान बनाया, और प्लान ऐसा किया कि जिसमें एक तीर से उन्होंने कई शिकार किए। मिसाल के तौर पे
उसमें एक ऐसे चैनल का इंतखाब किया गया जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र है। उस चैनल के अंदर ये खबर मैनेज करके चलवाई गई, कैसे चलवाई गई, वो सारी कहानी ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आ जाएगी। अब उससे मकसद क्या था? मकसद ये था, एक तो आप जहन में रखें कि ये वीडियोस जो हैं वो किसी माफिया के हाथ में, बदमाशिया के हाथ में, या उन लोगों के हाथ में ये ऐसे नहीं गई जिन्होंने ये रिलीज़ किया, ये रिलीज़ करवाई है। वो ज़ाहिर इसके पीछे पूरी एक बारगेनिंग हुई है, पूरी एक कहानी है। और जब वीडियोस ये चली गई और उसको फिर जैसे भी आगे प्ले किया गया जिस तरह, उसमें 2-3 मकासद थे। नंबर ये था कि चेयरमैन नैब की हुकूमत के साथ गलत फहमियाँ बढ़ाई जाए, लड़ाई करवाई जाए। अब देखिए, चेयरमैन नैब के एक ऐसा चैनल जब ये खबर चलाएगा, ऐसा चैनल ये खबर प्ले करेगा जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में साहब बैठे हुए हैं, तो उसके बाद चेयरमैन नैब या नैब के बाकी लोगों के दिमाग और जहन के अंदर क्या बात आएगी? वो लाजमी बात है, वो समझेंगे कि पता नहीं वहां से चीज हुई है। तो एक तो ये बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड अटैक है दोनों के दरमियान डालने की कोशिश, दूसरा फूट डालने की। दूसरा अटैक इसमें यह था कि चेयरमैन नैब को दबाव में लाके उनको मजबूर किया जाए कि वो या इस्तीफा दे दें, या कम से कम वो इतने मजबूर हो जाएं कि इनके जो केसेस हैं कुछ लोगों के, वो केसेस वहां से उनको रिलीफ मिल जाए। अब चेयरमैन नैब भी ज़ाहिर है बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये इंडिकेट कर दिया था और उन्होंने बता दिया था कि कुछ अनासर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड माफियाज हैं जो मुझे दबाव में लाना चाहते हैं, मेरे से अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं मौजूद, और ने ये भी कह दिया था कि ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे। चेयरमैन नैब पूरी तरह से खड़े थे। ये सारा जो अटैक हुआ, इस अटैक के नतीजे में आगे से जाहिर है सिस्टम ने भी रिएक्ट किया, और जो सिस्टम का रिएक्शन आया और उसके बाद सिचुएशन आपके सामने है कि वो चैनल भी भाग गया, उसने तरदीद कर दी सर ब्रेक पे और वाज़े आप कर लें इसको, वाज़े तरदीद कर दी। और वो तरदीद ऐसी है कि जिसमें आप समझ रहे हैं कि अब पैमरा से नोटिस भी आ गया और वाज़े तौर पे उस पर कहा गया कि ये खबर जो है, मुझे शॉर्टली सिर्फ ये बता दें, पूरी तरह से शवाहद मौजूद नहीं थे, लिहाजा इस पे हम माफी मांगते हैं। माफी तक मांगी, मजीद तहकीकात होंगी या मामला खत्म कर दिया जाएगा? इस सारे मामले में क्या नजर आ रहा है? आगे जरा बढ़ता हूँ। देखें, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो वीडियोस चलाई गई हैं इसके 2-3 मकासद थे। एक तीर से 2-3 शिकार किए गए। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करवाना, गलतफहमियां पैदा करना, इख्तलाफात पैदा करना, वो तो हुए नहीं। और उसमें नोली की जो स्टेटमेंट आई थी शहबाज शरीफ साहब की, वो आपने सुनी होगी। उसमें उन्होंने कहा जी देखें जी निजी मामला है, ज़ाती मामला है, हम नहीं इस पे आते, ये है वो है। फिर शायद खकान अब्बासी साहब आ गए, उन्होंने कहा जी देखें चेयरमैन नैब को तो गवर्नमेंट पहले ही धमकियाँ दे रही थी, तो ये होना ही था वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने गवर्नमेंट पर डालने की कोशिश की। अब वो सारा कुछ जब नहीं हुआ, चेयरमैन नैब की और गवर्नमेंट की लड़ाई हमें नजर नहीं आ रही, मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी होंगी। मलिक अहमद खान हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, अब वो कल नैब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस टिका के करेंगे और इस चीज़ को मजीद कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ एक चीज़ को बड़ा गौर से समझें कि जरदारी साहब 3 दिन पहले नैब के कोर्ट में पेश हुए थे और जाते हुए ये कह के गए थे कि मैं दोबारा पेश नहीं होऊंगा, मैं इसमें बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों, किससे किसको मिला रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये हो सकता है कि जब उनको दोबारा पेशी के लिए कहा जाए, फिर टिल्ट कर गए हैं इसको, थोड़ा सच हो सकता है, थोड़ा सच बोल दिया आपने। जब वो उनको आप पेशी के लिए कहें तो वो ये कहें कि जी सॉरी मैं तो नहीं आऊंगा, और मैं तो डायरेक्ट पूछ रहा हूं, और वो इल्जाम भी ये कहना चाह रहे हैं कि जरदारी साहब इन वीडियोस के पीछे हैं या वो इस मौके से फायदा उठाना चाह रहे हैं? बेनिफिशरी इस सारी कहानी के कौन लोग हैं वो आपको भी पता है, जिनके रेफरेंसेस हैं वो तमाम लोग अब पूरी प्रोपेगेंडा मशीनें लेके चढ़ गए हैं ऊपर, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। मैं एक आपको और टिप देता हूँ, 2 बड़ी पार्टीज के अकाउंट्स के से इसको स्प्रेड किया जा रहा है सर, और सेंट्रल मीडिया, ये रिपोर्ट मैं बता रहा हूं, 2 बड़ी पार्टीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। नो, ये भी हो सकती है। और ऐसे ना करें उनकी वेबसाइट से, उनके सेंट्रल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं और वहां से इसको पूरी मलिक साहब तो खुल के सामने आ रहे हैं, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो खुल के सामने आ रही है। अच्छा, आप मुझे बताएं
कि जिन पार्टीज के वहां पे केसेस हैं, चलो ये बात खुल के कर लेते हैं, उनके अकाउंट से सारे उनके फॉलोअर्स, उनके दोस्त, उनके साथी सुबह शाम करके लगे हुए हैं, तो मतलब साफ लेकिन वाज़ेह है गुत्थी ये कि कहानी सुलझाएं, कहाँ जा रही है। गुत्थी ये सुलझाएं कि ये सर नहीं सर, एक मिनट, इसमें गुत्थी ये सुलझाने वाली है कि क्या मौके से फायदा उठाया जा रहा है या इसके पीछे इनका हाथ हो सकता सर है? जी ये प्लान्ड है, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, प्लान्ड है। ये तैयबा गुल अकेली नहीं कर सकती, पीछे कहानी है, इन्वेस्टमेंट है, मास्टरमाइंड्स हैं। अब बात जितनी मैं कर सकता हूँ उतनी सुन लें। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं ज़ाहिर गंडेरियाँ तो नहीं बेचता, मैं सारी चीज़ें आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। पीछे माफिया है, पूरा गैंग है, मकसद नैब को टारगेट करना है, मकसद चेयरमैन को टारगेट करना है, और हुकूमत के साथ इनके जो है वो आपस सारा में कुछ कर रहे फूट हैं। डलवाने की कोशिश भी है। लेकिन ये देखें, तैयबा गुल जो एक मुलजमा रही है और अब भी नैब की मुलजमा है जमानत के ऊपर, वो अकेली इतनी जुर्रत नहीं कर सकती कि वो वहाँ पे खड़ी हो के ये धमकी भी दे और सारा कुछ करे। दूसरी बात मैं इस पे थोड़ा और आपको अपडेट कर दूं, इस गैंग का जो हिस्सा है, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बारे में एक कंप्लेंट भी प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल के अंदर लॉन्च हुई थी, फिर इसी हवाले से किसी मुतासरीन ने की थी, और मेरे पास इस केस के हवाले से ये दोनों जिस तरह से लूटते थे, इस बारे में बात कर रहे हैं। कोई किसी ने उस पर लिखा कि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर FIA के अफसरान मौजूद हैं, फिर पुलिस के अफसरान मौजूद हैं, फिर इस्लामाबाद के अंदर को ब्यूरोक्रेसी के लोग मौजूद हैं, फिर और भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। सहाफ़ी तो नहीं शामिल? वो भी हैं छोटे छोटे लेवल के 2-3 कोई एक बेहतर लेवल का भी। मेरा निशाना ठीक निशाने पे मेरा जो है वो सर तीर लगा। देखिए, ये सारा क्योंकि आप जितने नाम ले रहे हो उसमें सहाफ़ियों का जिक्र आता है ना, इतना बड़ा तो वो गैंग ट्राइका बनती नहीं है। गैंग अगर ऑपरेट करता है, ये इतनी बड़ी वारदात डालनी है, तो फिर सारे चीज़ें वकील भी साथ रखने पड़ते हैं, बस सारा चीज़ें तो। अच्छा, फिर ये फारूक जो है, इसके अकाउंट्स के अंदर जो करोड़ों रुपए थे, उसमें 2 करोड़ रुपए का कस्टम का इसने सामान भी मंगवाया हुआ है, मिल मिला करके ना सारा वो सामान पड़ा हुआ है कस्टम का, 2 करोड़ रुपए। उसकी भी निशानदेही होगी, ज़ाहिर है उस पर भी अब कार्रवाई होगी। अब तो कल परसों की डेट पे 3-4 और FIRs हो गई हैं जो इनके पर्चे पेंडिंग थे। रावलपिंडी के अंदर FIRs हुई हैं। एक FIR जो आप वीडियो देखते हैं, अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब भी वीडियो चला रहे थे, जिसमें आंखों के ऊपर पट्टी बांध के एक बंदे को उठा के ले जा रहे हैं। यानी आप हैरान होंगे कि वो ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है, किसी बंदे को इन्होंने उठा के अगवा किया, आंखों के पट्टी बांधी, उसकी वीडियो बनाई, वीडियो बना के FIA के थाने में ले गए, एक दूसरे थाने में ले गए, वहाँ पे उसको मारा उल्टा लटका के, और तैयबा पास बैठ के उसकी तफ्तीश कर रही है और उसकी भी वीडियो बनी हुई है, और उससे पैसे लिए गए। सर तवान सरकार, यानी अदारों की मौजूदगी में और अदारे इस्तेमाल हुए, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। जिस सोसाइटी से उसको अगवा किया गया वहाँ पे पिटते रहे जाके, उन्होंने वो CCTV फुटेज मांगने की कोशिश की, फुटेज दी गई। अब जाके उसकी FIR हुई है अगवा की, नैब की मुदाखलत पे वो जाके हो रही है। यानी आप अंदाज़ा करें इस मुल्क के अंदर, यानी वो पिटते रहे हैं, रुलते रहे हैं उनके कहने पे, यानी जेल के अंदर मुझे थे, ना अगले टॉपिक पे फिर भी जाना है। इतने बाअसर थे कि इनके राइट,